लीटर डीजल खर्च करना पड़ेगा। उनको 3,000 रुपये मिलते हैं, मनरेगा से भी कम होगा क्या? इसलिए मैं चाहता हूं कि बुढ़ापा संरक्षित रहे। और आपके साथ दिक्कत है कि सड़क वाले को भी बुला लिया यहाँ पर, जनरल साहब को, और मेरे को कानून वाले को बुला लिया। बुलाना सूचना प्रसारण ये जो विभाग होता है तो वो कुछ घोषणा करते, और मैं राष्ट्र के नाम कभी संदेश नहीं देता हूँ। अगर मैं कहीं जाता हूँ तो कुछ लेके जाता हूँ, लेकिन यहाँ मैं आपको आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी ही दे पाऊँगा, मैं कुछ और कुछ ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा। लेकिन जब डेमोक्रेसी का एक पिलर है और वो इतना, खुद ही सुकरात की हो या रुदात गांधी की, सदाकत जिंदगी के मोर्चे पर हार जाती है। फटे कपड़ों में तम ढाके दिखता हो जहाँ कोई, समझ लो वो पगडंडी अदम के गाँव जाती है। चूल्हा नहीं जलता आदर्शों से। थोड़े कोरोना काल में क्या स्थिति से हुई है, इसलिए हम और जनरल साहब रिकमेंड करेंगे कि कुछ ऐसा जरूर हो कि बुढ़ापा जो ठीक है, चाहे इसमें अब लंबा भाषण हो रहा है, जनरल साहब को भी जाना है, मुझे भी जाना, लेकिन एक आपके मतलब की बात, अभी तो ये राष्ट्र के नाम संदेश एक लोक लुभावना था, लेकिन बोला आत्मा से था। एक प्रधानमंत्री की, ठीक आज 8 साल हो गए, प्रधानमंत्री जीवन बीमा सुरक्षा योजना है। उसकी शर्त केवल एक है कि आपकी उम्र 18 से 70 होनी चाहिए। और आप गलतफहमी में हैं कि आप पत्रकार हैं तो आप क्रीमी लेयर में, मैं गलतफहमी में, मैं मंत्री हूँ, कलेक्टर यहाँ का गलतफहमी है कि IAS है। मैं आपको बता दूँ इसके पात्र कौन कौन हैं। केवल इस उम्र के लोग, चाहे वो टाटा बिरला, डालमिया, धीरू भाई अंबानी, अडानी हो, चाहे DG हो, सिपाही हो, मंत्री हो, संतरी हो, नगर सेठ हो, वो हो, भिखारी हो। अगर देवी आपदा में मृत्यु होती है तो 2 लाख रुपए मिलेंगे, या स्थायी दिव्यांगता पे। अगर यहाँ पत्रकार बैठे हैं या हमारे पॉलिटिशियंस वर्कर बैठे हैं, जरा हाथ ईमानदारी से उठाना कि ये 12 रुपये का बीमा कितने लोगों ने कराया। ईमानदारी की बात देखो सब लोग, आप मुड़ के देखो, आपको लग रहा है कि पीछे सबने उठा दिया। मैंने गिन लिया, आप 11 लोग हैं। आप गई हो तो मैं 2 मिनट ले लूँ। दूसरा है 18 साल से 50 साल उम्र होनी चाहिए, उसमें भी यही है। उसमें 2 लाख मिलेंगे, लेकिन 90 पैसे रोज, जो प्रधानमंत्री मन की बात में कहते हैं 90 पैसे, वो 330 कहेंगे तो साइकोलॉजिकल असर हो जाएगा। बाटा से हम लोगों ने सीखा है कि 99, तो 90 पैसे रोज लगते हैं। और वृंदावन के किसी भी भिखारी को अगर 90 पैसे दोगे तो दुआ की उम्मीद मत करना, बद्दुआ देगा वो आपको। इतने कम पैसे में आपके जीवन को सुरक्षित आश्रितों को कर रहे हैं। इसमें उम्र 18 से 50 और शायद 10-12 लोगों को छोड़ के सब 18 से 50 के बीच में। जरा इसके हाथ और उठा देना। कम होते हैं, इस दूसरी योजना में कम होते हैं, 5 होते हैं। हुए गाजियाबाद हो या आगरा हो, जनरल साहब रोज फोन आता होगा कि पोस्टमार्टम रात में करा दो, और मेरे ज़िले में तो 8-10 से कम लाशें कभी नहीं आती हैं, क्योंकि दहेज में फटपटियाँ मिलती है, हेलमेट मिलता नहीं है। धूम 3 पिक्चर आ जाती है, जरा कट मारते हैं। अस्मातपुर बरहन रोड से अचानक आ जाएंगे हाईवे पे, तो सोच ये हालत है। काश जनरल साहब अगर दक्षिण भारत ना होता तो इनने तो हमारी योजनाओं में पलीता लगा ही रखा है। ये जो आंकड़े आते हैं ना 11 करोड़ ये, 22 करोड़ ये, उसमें आपका योगदान नहीं है। एंड चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। आप क्या समझाएंगे जब भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हो? आपने अपनी मेट का भी नहीं कराया होगा। किसी दिन आप ही के यहाँ हीटर वीटर पकड़ लेगी वो, या कूलर में आ जाएगा तो धरना दिया जाएगा। तो कम से कम ये 4 लाख, यद्यपि मौत का कोई मुआवजा नहीं होता, लेकिन ये 4 लाख रुपए अगर मिल जाए तो रोटी चल जाएगी। और अगली खराब बात करने जा रहा हूँ कि नेता, रिश्तेदार और पत्रकार केवल 13 दिन तक आते हैं, 14 दिन विधवा का तवा गर्म है या ठंडा ये पूछने कोई। अब एक कल्पना और करा रहा हूँ आपको कि 12 का बीमा आपने कराया नहीं, 330 का आपने कराया नहीं। अगर आपके ग्रैंडफादर जिंदा होंगे, उनकी उम्र 75 साल होगी, तो बड़ा लड़का 50 का होगा और नाती होगा 25 का, और दोनों फटफटिया पे गए और मर गए, तो ये बूढ़े बुजुर्ग सांप की तरह कुंडली मार के खेत पे बैठे होंगे। तो ये 5 लाख का एक नुकसान होगा किसान सम्मान निधि। अब कितना नुकसान आप लोग कर रहे हैं? जिसमें ज़मीन नहीं है, मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन ज़मीन होने के बावजूद, और इस मंच के बराबर अगर खतौनी में नाम है, इस मंच के बराबर, सभागार नहीं, खतौनी में नाम आ गया 5 लाख, 9 लाख हो गए।
और इसी हाईवे पर अगर एक अज्ञात वाहन ने कुचल दिया तो ये पुलिस ढूंढ नहीं पाएगी। तो 19 लाख, 10 लाख का और नुकसान, 19 लाख का नुकसान हो रहा है। मैं आपको एक ईमानदारी वाली घटना बताऊं, मैं अभी एक दिन रात रुका था यहाँ रिफाइनरी में, कुछ देर रात तक प्रोग्राम था। मैं जब रिफाइनरी के गेस्ट हाउस में आ रहा था बिहारी जी से, सौगंध खाने की ज़रूरत नहीं है, इधर से उधर जा रहा था, लेफ्ट तरफ एक गाड़ी ऐसे खड़ी थी। ऐसे खड़ी तो हो ही जाएगी, आगरा की तरफ मुंह करके पार्किंग कर रहा है या ख़राब है, ऐसे खड़ी थी। तो मैंने कहा एक्सीडेंट हो गया किसी का, क्योंकि गाड़ी टर्न हो चुकी है, रुको रुको रुको। तो मेरे पीएसओ ने कहा अगर इनमें से कोई होगा कि गाड़ी नहीं खड़ी है, बोनेट पे केक काटा जा रहा है। मैंने बहुत जंगली लोग देखे हैं, मैंने डकैत देखे, बलात्कारी देखे, लेकिन इतना घटिया आदमी नहीं देखे जो नेशनल हाईवे पर गाड़ी को ऐसी खड़ी करके केक काट रहे थे सोशल मीडिया के लिए। इसके बाद कुछ लोग लिखेंगे वंडरफुल, जय हो, वेरी गुड, नाइस, अंगूठा बनाओगे, जबकि जूता बनाना चाहिए उस पर। और मेरी एस्कॉर्ट ने उसको बाएं से ओवरटेक किया, मैंने उसको दाहिनी तरफ से किया। अगर हम सीधे चला रहे तो हम ही हिट करते। क्या ये कहानी जाती है आपके द्वारा कि वो केक काट रहे थे, मंत्री ने कुचला, और जो केक गिरता तो उसको आप कहते हैं कि केक तो नीचे से फिर बाहर आया। ऐसे नहीं भाषण देता हूँ। मैंने पीएसओ से कहा 112 को मिलाओ। कौन सी चौकी थी वो? हाँ, रिफाइनरी थाने की। मैंने खुद फोन किया। खाली बुलडोजर से थोड़े काम चलेगा, थोड़ा और भी छोटी मोटी और भी हम लोगों को सक्रिय होना पड़ेगा। तो भैया 12 का बीमा कल जाके कराओ। मैं तो तुमसे ये भी नहीं कह सकता गांव वालों की तरह कि आपको ब्रांच मैनेजर बहका देगा। आप तो पत्रकार है। 330, 4 लाख रुपए। और अगर बाबा जिंदा हैं तो आज लड़ाई होनी चाहिए कि बघेल साहब कह गए हैं तुम 19-20 बीघे ज़मीन है, 19 पर सांप की तरह बैठे रहो, आधा बीघे में सभी लड़के और बहुओं का भी कराना चाहिए, क्योंकि किसान बीमा दुर्घटना वो भी मर जाती हैं कई बार गाड़ी में बैठे हुए। अगर आपके घर में 5 लोग हैं और आधा बीघा में 5 लोगों का नंबर आ गया तो 25 लाख का बीमा होगा। और ये 25 लाख की अगर LIC का कराओगे तो किस्तें नहीं दे पाओगे। बहुत दुख का दिन है आज मैं सोच रहा था आज मैं यहाँ फेल हो जाऊँगा, क्योंकि इन पर जिम्मेदारी दूसरों को भी योजना बताने की है, चाहे अखबार के द्वारा चाहे भाषण के द्वारा। वो स्वयं जब इन 2 योजनाओं से, और बाकी योजना बताऊंगा तो 1.5 घंटा लग जाएगा, लेकिन जब हम एक तरफ अपनी पेंशन की बात कर रहे हैं, एक तरफ हम अपनी तनख्वाही की बात कर रहे हैं, तो 330 और 12 342 रुपये में, और बंदूक का लाइसेंस अगर रिन्यू कराओगे, भले पत्रकार हो, कलेक्टर 15 दिन घिसाएगा, लेकिन इसके केवल आपके पास 120 रुपये अगर जमा है तो 10 साल तक उसी दिन रिन्यू हो जाएगा। क्यों नहीं कराया भैया? सांप आता होगा, ब्रजवासियों को देख के लौट जाता होगा, सांड आता होगा, आपके दंडवत करता होगा, जमुना जी में पैर स्लिप होता होगा, जमुना जी सूख जाती होंगी, क्योंकि जमुना जी कई बार सूखी हैं। अपने को कन्हैया मत मानो कि जमुना जी सूख जाएंगी, बिजली आएगी लौट जाएगी, और ये 11,000 वाली तो तुम्हें पकड़ ही नहीं सकती, उल्टा बिजली को दिक्कत हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं है तो मेहरबानी करके आपके चरणों में निवेदन कर रहा हूँ कि ये बीमा आप लोग ज़रूर करा लें। मैं मोदी जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि जनरल VK सिंह उसके पार्ट हैं, हम भी हैं, आप शुरू से हैं। 8 साल जीरो करप्शन के साथ आपने काटे हैं, इस बात की बधाई। लोक कल्याणकारी योजनाएं गिनाऊँगा तो बहुत, नेता के बस के नहीं है। ऐसा तो कोई परमहंस आदमी है, औघड़ फकीर कर सकता है। इस शेर के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ कि न मांझी मोदी जी को, कि न मांझी न रहबर न हक में हवाएं, है कश्ती भी टूटी, एक ऐसा सफ़र है, वकीली का अपना अलग ही मज़ा है, न पाने की चिंता न खोने का डर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस वंडरफुल ऑडियंस से मुझे बात करने का अवसर मिला, और आज का दिन मथुरा के नाम में गया है बनारस से, कि मल्हार राव होलकर ने ये टूटा है काशी विश्वनाथ 1669-70 में, और पानीपत सर 3rd हुआ है 1761 में। तो 61 में मल्हार राव लड़े थे, 65 में मरे हैं। 10 साल बाद अहिल्या जी ने काशी विश्वनाथ का उद्धार किया है, तो 1770 के आसपास किया है।
मुझे जान के आज अचंभा हुआ कि 100 साल बाद जीर्णोद्धार हुआ था, तोड़ने के 100 साल। इस दौरान कितनी राजा रानी महारानियाँ पटरानियाँ हुई होंगी, लेकिन मुझे गर्व अपने पुरखों पर हो रहा है। तो उस पर लिखा है बाजीराव पेशवा ने कि मल्हार ने ठान ली है कि वो जीर्णोद्धार कराएगा। जब मल्हार ठान लेता है तो फिर कोई उसे रोक नहीं सकता है। लेकिन पानीपत के बाद उनकी डेथ हो गई। मुझे खुशी है कि राष्ट्र के इस सांस्कृतिक जीर्णोद्धार में धनगर समाज का योगदान है। तो क्योंकि कल उनकी पुण्यतिथि है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो 12,776 मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। तो जागरण का आज क्या, आज मैं वो नहीं पढ़ता, वो तो नीचे लिख के आने लगता है, लाश कहाँ है, वो कहाँ है, लड़की कहाँ भागी, एक्सीडेंट कहाँ हुआ। मैं अखबार के 4-5 लेख रोज़ पढ़ता हूँ जो आप लोग लिखते हैं, जिसमें आज कॉमन सिविल कोड पे लिखा है किसी अखबार ने, वो मैंने पढ़ा है। और आज ये मल्हार राव होलकर का लिखा है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मैं माफ़ी चाहूँगा कुछ ज़्यादा बोल गया, लेकिन प्रोफेसर्स को बुलाओगे तो ऐसे ही होगा। जनरल साहब तो इनके यहाँ पूछा जाता है एनी प्रॉब्लम, तो सब लोग कहते हैं नो प्रॉब्लम सर। तो हमारे यहाँ जब पूछा जाता है एनी प्रॉब्लम तो बच्चा खड़ा हो जाता है, ढेर सारी प्रॉब्लम। तो मुझे ज़रा विस्तार से बोलने की आदत है, सॉरी। के हितों के लिए, यहाँ पर जो भी लोग बैठे हैं उनके हितों के लिए बात कही। मेरा आग्रह होगा कि मुझ समेत सभी लोग अपने अपने स्तर पर इन पे अपना काम करें। और मेरा आग्रह कमलकांत उपमन्यु भाई साहब से भी होगा कि अगर चाहे तो संयुक्त रूप से दफ्तर पर इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है। आप सभी की जोरदार तालियों की मैं अपेक्षा करता हूँ। हमारे सभी जो पदाधिकारी हैं और इसी के साथ साथ पवन जी, राजीव जी, आप राम भैया का फोटो जनरल वीके सिंह साहब को स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। आज गौरवपूर्ण दिन है। वीके सिंह साहब ने हमारा निवेदन स्वीकार किया और श्री राधा कृष्ण की जुगन जुड़ी छवि प्रोफेसर SP सिंह बघेल साहब को भी स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। जोरदार तालियां एक बार आप सभी की मैं अपेक्षित करता हूं। रौनक भैया थोड़े बाहर आ जाओ। बढ़िया, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। क्योंकि केंद्रीय मंत्री भी है और काफ़ी उनसे सीखने को भी मिलता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष NUJI राज बिहारी जी और उनसे मैं कई बार मिला हूँ, काफ़ी प्रभावित रहा हूँ। मोहन सुनील भाटिया जी, अन्य गणमान्य सभी पत्रकार बंधु जो इस सभागार में मौजूद हैं, खासकर सभी हमारी मातृशक्ति जो कि इतनी संख्या में यहाँ पर मौजूद है, हमारे व्यापारी कल्याण बोर्ड के रवि गर्ग जी, बाल संरक्षण आयोग के डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। समय थोड़ा ज़्यादा हो गया है, लेकिन पत्रकारों का कार्यक्रम है तो समय शायद देर हो ही जाती है। आजकल एक चीज़ है जो मोबाइल फोटोग्राफी होती है, छायाकार सभी छायाकार बन गए। मेरे ही मोबाइल से फोटो खींचनी चाहिए, जिसको हम दे देंगे उसको कहेंगे भाई 3-4 ले लियो, पता नहीं तेरे ऊपर भी भरोसा नहीं है, खराब है। ये भरोसा गायब हो जाता है। बहुत सारी चीजें बघेल साहब ने कही, बहुत ऐसी है कि बहुत गहरी चीजें थी और मुझे पता है कि पत्रकार गहराई को बहुत पहचानते हैं। शायद उन सब चीज़ों को उन्होंने मन में भी लिया होगा। मैं 2-4 बातें ज़रूर कहना चाहूँगा। एक जो कि उन्होंने भी जिक्र किया, एक जिसका चप्पल भी टूटी टूटी होती थी और उसका
चरित्र क्या था, वो समाज की कुरीतियों के खिलाफ लड़ता। मैं एक सामान्य नागरिक की तरह शायद इसके बारे में कुछ बाद में बोलूं। पहली चीज ये मानकर चलिए कि मीडिया, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, अगर उसको कहा जाए कि एक बहुत पावरफुल इन्फ्लुएंस है, बहुत प्रभावशाली है। और इसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा न्यूयॉर्क टाइम्स से। न्यूयॉर्क टाइम शुरू से एक ऐसे सांचे के अंदर है कि वो लोगों की सोच बदलने का काम करता है। एक समय उसने एक अभियान चलाया कि जो स्वास्तिका टाइप का जो कि जर्मन यूनिफॉर्म्स के ऊपर होता था वो हिंदू स्वास्तिका था नहीं, लेकिन उन्होंने एक अभियान चलाया और अभियान ऐसे चला कि भारत में भी लोग बाग उसको मानने लगे। बाद में कई अभियान चलाए न्यूयॉर्क टाइम्स ने, आज भी चला रहा है। बहुत लोगों के दिमाग पर उसका फर्क भी पड़ता है। इसी तरीके से हर तरह का मीडिया अपने अपने तरीके से प्रभाव छोड़ता है और एक अलग अलग जगह पर अपनी पहचान छोड़ता है। इसीलिए इस प्रभावशाली मीडिया से ये प्रभावशाली जो एक हथियार है जो समाज की सोच बदल सकता है, आप उसके शिकार हो। इसलिए आपके कंधे पर जिम्मेवारी ज्यादा, हमारे कंधे पर कम, आपके ऊपर ज्यादा। और वो जिम्मेवारी क्या है कि क्या आप सही चीजों के लिए प्रभावशाली बन रहे हैं या किसी के कहने से बन रहे हैं। उसका प्रभाव ज्यादा होता है। जो दूसरा मीडिया है वो उनके ऊपर प्रभाव ज्यादा डालता है, जिनको 4-5 चीजें देखनी है उसके बाद भूल जाना। मुझे याद है कई साल पहले मैं जब कलकत्ता में था तो कोई मेरे पास आए जो कि स्टेट्समैन के अंदर थे। तो उनसे मैंने कहा कि फला चैनल हमसे ऊपर चल रहा है, हिंदी के चैनल की बात कर रहा हूँ। टीआरपी पे सब कुछ निर्भर करता है। तो आपके लिखित अखबार का टीआरपी भी होता है। वो टीआरपी अगर ऊंचा होगा तो वो बहुत चलेगा, नहीं होगा तो कम चलेगा। लेकिन टीआरपी के लिए ऊपर करने के लिए आसान रास्ते भी हैं, जटिल रास्ते भी हैं। ज़्यादातर लोग आसान रास्ते लेते हैं, शॉर्टकट लेते हैं, लेकिन वो शॉर्टकट ज़्यादा दूर तक चलता नहीं है। इस चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा। एक उदाहरण देना चाहूँगा। फौज के अंदर भी ऐसा ही था। हम लोग अपना खुद का अलग बीमा कराते थे। जवान के लिए बड़ा मुश्किल था, और खासकर लड़ाई के अंदर आपको पता नहीं कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। एक आम कहावत है फौज में कि उस गोली पे आपका नाम लिखा होता है, वो गोली किस दिन आपके पास आएगी पता नहीं। तो इस का सिस्टम निकाला, इंश्योरेंस कंपनी से बात की, ताकि लड़ाई के अंदर, त्रासदी के अंदर और किसी चीज में अगर वो आदमी चला जाता है तो उसके परिवार को अलग अलग तरीके से कुछ पैसा मिल सके। इस पर सोच विचार करिएगा, हो सकता है आपके काम आए। और उसके अंदर एक इंश्योरेंस कंटेंट था और एक सेविंग कंटेंट था। इंश्योरेंस कंटेंट बहुत कम था, लेकिन उससे अलग अलग तरीके से अच्छी उसके लिए इंश्योरेंस का कवर था। और बाकी जो था वो उसका अहम के कारण उन्होंने चीज़ें खराब कर ली। और एक पत्रकार वो भी होता है जो अहम नहीं करता और बहुत सफल होता है। आज की तारीख में जिस तरीके के पे पैकेजेस हैं, जिस तरीके की मीडिया
अलग अलग उसमें पेमेंट करता है, कोई कमी नहीं। लेकिन अहम के अंदर और गलत फहमी में मुश्किल आती है, और सबसे बड़ी मुश्किल ये आती है कि आपके मालिक की सोच क्या है, किस राजनीतिक सोच से वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, उसके बाद दिक्कत आती है। क्योंकि वो उन्हीं को रखना चाहेगा जो सिर्फ काली और सिर्फ सफ़ेद नहीं है, दोनों के बीच में बहुत रंग है। जिस दिन हम उन रंगों को पहचानना सीख जाएंगे, हमारे लिए जीवन सुलभ हो जाएगा। जिस दिन हम सिर्फ यही सोचेंगे कि नहीं ये काला ही काला है या ये सफ़ेद सफ़ेद है, उस दिन गड़बड़ है। और उस दिन जो है हर तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पत्रकारिता दिवस पर आपको बधाई, आपको साधुवाद, और मुझे आशा है कि आपके सार्थक प्रयासों से आप देश को ज़रूर आगे लेकर जाएंगे। अपने आप को भी लेकर जाइए, देश को भी आगे लेकर जाइए। देश के आगे कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।